StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अब तक हमने हमारी इस लेक्चर सीरीज में भारत के 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में जाना, जो थे नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडियन डेजर्ट। हम अब आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं भारत के 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनरली प्लेटूज उस फ्लैट टॉप्ड और एलिवेटेड टेबल लैंड लैंडफॉर्म को कहते हैं जो अपने सराउंडिंग एरिया से एटलीस्ट एक और से शार्पली राइज होता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। आइए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम नॉर्दर्न प्लेन से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक इरेगुलर ट्रायंगल के रूप में पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलता है, जो असल में कंटिन्यूअस प्लेटू ना होकर के बहुत से स्मॉलर प्लेटूज और हिल रेंजेस का एग्रीगेशन है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंजेस का ही एक एक्सटेंशन मानी जाने वाली दिल्ली रिज, ईस्ट में राजमहल हिल, वेस्ट में गिर रेंज और साउथ में कार्डमम हिल्स तक फैला हुआ है। हालांकि नॉर्थ में स्थित शिलोंग और कार्बी आंगलोंग प्लेटू को भी इसी का एक्सटेंशन माना जाता है। देखा जाए तो ऐसे में पेनिनसुलर प्लेटू लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। दोस्तों, वहीं अगर हम पेनिनसुलर के जनरल एलिवेशन की बात करें तो ये रीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग 600 से 900 मीटर से जो इन जनरल वेस्ट से ईस्ट की ओर घटता जाता है। और यही वजह है कि अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स के फ्लो पैटर्न पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर रिवर्स वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, जो कि इसका जनरल स्लोप इंडिकेट करता है। लेकिन आप देखेंगे तो नर्मदा ताप्ती रिवर्स इस जनरल ट्रेंड का एक्सेप्शन है, जो रिफ्ट वैली के जरिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, पेनिनसुलर प्लेटू एक हाईली स्टेबल ब्लॉक है, जो कि अर्थ के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स में से एक है, जो कि हजारीबाग प्लेटू, पलामू प्लेटू, रांची प्लेटू, मालवा प्लेटू और कोयम्बटूर व कर्नाटका जैसे सीरीज ऑफ पार्टलैंड प्लेटूज से मिलकर बना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पार्टलैंड प्लेटूज फ्लैट टॉप्ड एलिवेटेड लैंडफॉर्म को कहते हैं, जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स के फॉर्म में एक दूसरे से फॉल्ट स्क्रैप्स या रिवर वैलीज के जरिए सेपरेटेड होते हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू के कंपोजिशन की बात करें तो यर्केनाइसिस और शिस्ट से मिलकर बना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पेनिनसुलर प्लेटू असल में एक रेगुलर प्लेटू ना होकर बहुत से स्मॉलर प्लेटूज, रिवर बेसिन्स और वैलीज द्वारा इंटरसेप्टेड हिल रेंजेस का एग्रीगेटेड रिजल्ट है। आइए हम उसके नहीं माइनर कंपोजिशंस को एक एक करके जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पेनिनसुलर प्लेटू के कंपोजिट माइनर प्लेटूज में पहला है मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेटू, जो कि ईस्टर्न राजस्थान में स्थित है। आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि मारवाड़ प्लेन्स अरावली रेंजेस के वेस्ट में सिचुएटेड है, लेकिन मारवाड़ प्लेटू अरावली रेंजेस के ईस्ट में। मारवाड़ प्लेटू का एवरेज एलिवेशन सी लेवल से 250 से 500 मीटर का है, जो जनरली ईस्टवर्ड ही स्लोप डाउन होता है। हम अगर मारवाड़ प्लेटू के कंपोजिशन की बात करें तो ये विंध्यन पीरियड के सैंडस्टोन, शेल्स और लाइमस्टोन से मिलकर बना है। दोस्तों, अरावली से ओरिजिनेट होने वाली बानर रिवर और उसकी दूसरी सहायक नदी बेरज और खारी नदियां नॉर्थ वेस्ट की ओर से फ्लो करके चंबल नदी में मिलती हैं। और इन रिवर्स के इस फ्लो की वजह से हुई इरोजनल एक्टिविटी की वजह से तो इस प्लेटू का टॉप एक रोलिंग प्लेन की तरह दिखाई पड़ता है। हम यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोलिंग प्लेन्स पूरी तरीके से फ्लैट ना होकर स्लाइट राइज और फॉल से बने लैंडफॉर्म्स होते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में दूसरा माइनर प्लेटू मारवाड़ प्लेटू के ईस्ट में स्थित सेंट्रल हाईलैंड है, जिसे मध्य भारत पठार या मध्य भारत प्लेटू भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो इस प्लेटू का अधिकतर भूभाग चंबल रिवर के बेसिन से बना हुआ है, जो कि रिफ्ट वैली के जरिए बहती है। दोस्तों, ऐसे में चंबल की ट्रिब्यूटरी जैसे कि काली सिंध, बनास, परवन और पार्वती रीजन को एनरिच करती है। देखा जाए तो यही वजह है कि मेवाड़ प्लेटू की तरह ही सेंट्रल हाईलैंड भी एक रोलिंग प्लेटू है, जिसके बीच में हमें सैंडस्टोन से बने हुए राउंडेड हिल्स भी देखने को मिलते हैं। वहीं सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में हमें चंबल नदी द्वारा किए गए इरोजन से बने रेविन्स या बैडलैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि चंबल रिवर बेसिन का एक टिपिकल लैंडफॉर्म है।
दोस्तों अगर हम सेंट्रल हाईलैंड से थोड़ा ईस्ट की ओर बढ़े तो हमें बुंदेलखंड अपलैंड देखने को मिलता है, जिसके उत्तर में यमुना रिवर, वेस्ट में ऑब्वियसली मध्य भारत पठार, ईस्ट और साउथ ईस्ट में विंध्यन स्कार्पलैंड टूर और साउथ में मालवा प्लेटू स्थित है। देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ही लगभग बराबर बराबर फैला हुआ है। दोस्तों बुंदेलखंड अपलैंड बहुत से डीप वैलीज से डाइसेक्टेड है और बेसिकली ग्रेनाइट और नाइस से मिलकर बना है और यही वजह कि इसके यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसे बुंदेलखंड नाइस कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ पर ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बने छोटे छोटे हिल्स या हिलेक्स की एक चेन देखने को मिलती है। हम अगर इस रीजन के एवरेज एलिवेशन की बात करें तो ये सी से लगभग 300 से 600 मीटर्स है, जबकि यहाँ का स्लोप विंध्यन स्कार्प से यमुना की ओर है। सो ऐसे में यहाँ से बहने वाले रिवर्स जैसे कि बेतवा, धसान और केन ने अपनी इरोजनल एक्टिविटीज से इस पूरे रीजन को अनड्यूलेटिंग या वेव लाइक सरफेस में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके चलते यहाँ का रीजन कल्टीवेशन के लिए अनसूटेबल है। हम अगर अब मालवा प्लेट्यू की ओर बढ़े तो हम पाएंगे कि ये साउथ में विंध्यन हिल्स, वेस्ट में अरावली रेंज, नॉर्थ में मध्य भारत पठार और ईस्ट में बुंदेलखंड के बीच एक ट्रायंगुलर प्लेट्यू है जो कि एक्सटेंसिव लावा फ्लो से कंपोज्ड है। हालांकि मालवा प्लेट्यू का जनरल स्लोप नॉर्थ की ओर है, जिसकी वजह से इसका एलिवेशन सी लेवल से 600 मीटर है। वहीं नॉर्थ में घटकर ये 500 मीटर रह जाता है। लेकिन अगर हम इस प्लेट्यू के ड्रेनेज पैटर्न पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर बेसिकली दो स्टैब्लिश्ड ड्रेनेज सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें जो कि नर्मदा तापी और माही रिवर के रूप में अरेबियन सी की ओर जाता है, वहीं दूसरा चंबल और बेतवा के रूप में यमुना से होता हुआ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाता है। खासतौर पर इस प्लेट्यू का नॉर्दर्न रीजन आप देखेंगे तो चंबल रिवीन्स द्वारा मार्क्ड है और उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे कि काली सिंध और पार्वती द्वारा डाइसेक्टेड है। दोस्तों अगर आप सेंट्रल इंडिया में स्थित मैकल रेंज की ईस्ट में गौर करें तो यहाँ पर आपको बघेलखंड प्लेट्यू देखने को मिलेगा। वहीं बघेलखंड की नॉर्दर्न बाउंड्री सोन रिवर द्वारा डिफाइंड है। देखा जाए तो बघेलखंड के सेंट्रल पर नॉर्थ में सोन रिवर ड्रेनेज सिस्टम और साउथ में महानदी रिवर सिस्टम के वाटर डिवाइड की तरह स्टैब्लिश्ड है। बघेलखंड प्लेट्यू का जनरल एलिवेशन 150 मीटर से 1200 मीटर के बीच है और यहाँ हमें अनइवन रिलीफ देखने को मिलती है। साथ ही प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में हमें लाइमस्टोन्स और सैंडस्टोन्स देखने को मिलते हैं, जबकि ईस्टर्न पार्ट ग्रेनाइट से कंपोज्ड है। दोस्तों बघेलखंड प्लेट्यू के ईस्ट में स्थित छोटा नागपुर प्लेट्यू ये इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखा जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यूज मोस्टली झारखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। साथ ही छोटा नागपुर का एवरेज एलिवेशन सी लेवल से लगभग 700 मीटर का है और ये मेनली गोंडवाना रॉक्स से कंपोज्ड है। दोस्तों इस प्लेट्यू में अलग अलग डायरेक्शन से बहुत सी रिवर्स और स्ट्रीम्स जैसे कि दामोदर, सुवर्णरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल और बराकर इत्यादि यहाँ पर एक्सटेंसिव ड्रेनेज बेसिन्स डेवलप करती है। साथ ही हमें यहाँ इन रिवर्स द्वारा बनाया हुआ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है और इस रीजन का सबसे यूनिक फीचर यहाँ की गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं, जो कि भारत को बल्क में कोल प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों दामोदर रिवर वैली के नॉर्थ में स्थित भाग को हजारीबाग प्लेट्यू कहा जाता है, जिसका एवरेज एलिवेशन सी लेवल से 600 मीटर्स है। लेकिन इसके ईस्टर्न पार्ट में स्थित पारसनाथ 1300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है और इस रीजन में हमें बहुत से आइसोलेटेड हिल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ हुए लार्ज स्केल एरोजन की वजह से ये रीजन एक पेनिप्लेन जैसा दिखाई पड़ता है। वहीं दामोदर रिवर वैली के साउथ में हमें रांची प्लेट्यू देखने को मिलता है, जहाँ हमें जगह जगह पर मेनॉडनॉक्स या कॉनिकल हिल्स देखने को मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो आइसोलेटेड हिल्स या रिजेस जो इरोजन रेजिस्टेंट रॉक से बने होने के चलते एक पेनिप्लेन में हाई ग्रेड इरोजन के बाद अपने सराउंडिंग जनरल लेवल से अकेले एलिवेटेड दिखाई देते हैं, उन्हें ही मेनॉडनॉक्स कहा जाता है। और इस तरीके से छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न एज पर हमें बेसोल्टिक लावा फ्लो से बहने वाले राजमहल हिल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़े दिखाई देते हैं और इनका एवरेज एलिवेशन लगभग 400 मीटर है। दोस्तों पेनिनसुलर प्लेट्यू राजमहल हिल्स के पार फर्दर ईस्ट में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरह ईस्ट में मेघालय या शिलोंग प्लेट्यू के रूप में फैला हुआ है। दरअसल गारो राजमहल गैप इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू के मेन ब्लॉक से अलग करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गारो राजमहल गैप का फॉर्मेशन भी डाउन फॉल्टिंग की वजह से हुआ था, जिसमें अर्थ का एक भाग अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में कुछ नीचे धंस जाता है। अगर स्कॉलर्स की माने तो समय के साथ गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज द्वारा आप देखेंगे तो सबसाइडेड ब्लॉक को सेडिमेंट्स द्वारा भर दिया गया और इस तरीके से गारो राजमहल गैप का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। दूसरा प्लेट्यू नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र वैली की ओर से स्लोप्ड है, जबकि साउथ में मेघना और सुरमा वैली की ओर झुका हुआ है, जबकि इसकी वेस्टर्न बाउंड्री मोर और लेस बांग्लादेश बॉर्डर से कोइंसाइड करती है। देखा जाए तो इस प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट गारो हिल्स, ईस्टर्न पार्ट खासी जयंतिया हिल्स और ईस्टर्न पार्ट मेकर हिल्स के नाम से जाना जाता है, जबकि 1961 मीटर की हाइट पर स्थित शिलोंग इस प्लेट्यू का हाईएस्ट पॉइंट है। दोस्तों इस तरीके से हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के सबसेक्शन को कवर कर लिया और हमने देखा कि कैसे ये ईस्ट में राजस्थान से लेकर वेस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ है। हमारे इसके बाद थोड़ा दक्षिण दिशा में बढ़ते हैं, जहां पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक मेजर सबसेक्शन हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसकी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री सतपुड़ा और विंध्य रेंजेस डिफाइन करती है। नॉर्थ में महादेव और मैकल, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स मौजूद हैं।
दोस्तों डेक्कन प्लेटू का जनरल एलिवेशन साउथ से नॉर्थ की ओर घटता चला जाता है। जहां साउथ में ये 1000 मीटर तक राइज करता है तो वहीं नॉर्थ में इसकी हाइट गिरकर 500 मीटर रह जाती है, जिसके चलते इसका जनरल एलिवेशन 600 मीटर माना जाता है। वहीं अगर हम यहाँ बहने वाली मेजर रिवर्स के फ्लो पैटर्न को नोटिस करें तो हम पाएंगे कि इसका जनरल स्लोप भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ बहने वाली मेजर रिवर्स जैसे कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा व कावेरी ने इस पूरे डेक्कन प्लेटू को बहुत से स्मॉलर प्लेट्यूज में सब डिवाइड कर दिया है। आइए अब डेक्कन प्लेटू के इन सब डिवीजन्स को डिटेल में जानते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला सब डिवीजन है महाराष्ट्र प्लेटू, जो कि मोस्टली महाराष्ट्र स्टेट में ही फैला हुआ है। ये डेक्कन प्लेटू का नॉर्दर्न पार्ट डिफाइन करता है। ये सारा रीजन मोस्टली लावा ओरिजिन के बेसोल्टिक रॉक से बना हुआ है और डेक्कन ट्रैप का अधिकतर रीजन डेक्कन प्लेटू के सब डिवीजन में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि डेक्कन ट्रैप इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू के उस बड़े भूभाग को कहते हैं जिसका ओरिजिन आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड के एंड में स्लो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था और इसी के चलते पूरा रीजन लावा ओरिजिन के बेसोल्टिक रॉक्स के लेयर से बना हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पर हमें ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलती है जिसे रिग्यूर कहा जाता है। देखा जाए तो डेक्कन ट्रैप की वजह से यहाँ प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लावा शीट्स की वजह से इस प्लेटू में हमें स्टेप लाइक टोपोग्राफी देखने को मिलती है। दोस्तों जब हम महाराष्ट्र प्लेटू से साउथ की ओर बढ़ते हैं तो हमें कर्नाटका प्लेटू या मैसूर प्लेटू देखने को मिलता है, जो कि हाई स्केल वेदरिंग और इरोजन की वजह से एक रोलिंग प्लेटू के फॉर्म में है, जिसका एवरेज एलिवेशन 600 से 900 मीटर के बीच वेरी करता है। आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली बहुत सी रिवर कर्नाटका प्लेटू को जगह जगह पर डाइसेक्ट करती हैं। यहाँ तक कि तुंगभद्रा और कावेरी जैसे रिवर्स के हेडफ्लोज भी इसी प्लेटू में सिचुएटेड हैं। दोस्तों ऐसे में अपनी वेरिड टोपोग्राफी की वजह से कर्नाटका प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है मलनाड। आप देखेंगे तो कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मतलब होता है हिल कंट्री। ये रीजन डीप वैली और हिल से डाइसेक्टेड है, सो ऐसे में हमें यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वहीं कर्नाटका प्लेटू का दूसरा पार्ट मैदान है, जो कि एक रोलिंग प्लेन है जहाँ लोग ग्रेनाइट हिल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही कर्नाटका प्लेटू दोनों ओर से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की वजह से टेपर होता जाता है और फाइनली नीलगिरी हिल्स में जाकर मर्ज हो जाता है। दोस्तों कर्नाटका प्लेटू के ईस्ट में स्थित तेलंगाना प्लेटू आर्कियनाइसिस और धरवाड़ रॉक सिस्टम से निर्मित है। हालांकि यहाँ की फेमस गोदावरी वैली जो अपने कोल फील्ड्स के लिए भी जानी जाती है, वहाँ हमें गोंडवाना रॉक सिस्टम भी देखने को मिलता है और ऐसे में दो अलग अलग रॉक सिस्टम की प्रेजेंस में ये एक मिनरल रिच रीजन है। वहीं अगर हम तेलंगाना प्लेटू के एवरेज एलिवेशन की बात करें तो ये 500 से 600 मीटर के बीच देखने को मिलता है, जिसका सदर्न पार्ट उसके नॉर्दर्न पार्ट से ज्यादा एलिवेटेड है, जबकि सारा रीजन गोदावरी, कृष्णा और पेनर रिवर के रूप में 3 मेजर रिवर सिस्टम से ड्रेन्ड है। हम अगर डेक्कन प्लेटू को छोड़कर नॉर्थ की ओर बढ़े तो हमें इस प्लेटू रीजन में भी एक प्लेन रीजन देखने को मिलता है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ प्लेन पेनिनसुलर प्लेटू का अकेला प्लेन रीजन है, जो कि एक सॉसर शेप डिप्रेशन के रूप में अपर महानदी रिवर द्वारा ड्रेन्ड है। ये पूरा बेसिन लाइमस्टोन और शेल्स के नियरली हॉरिजॉन्टल बेड से मिलकर बना है। साथ ही मैकल रेंज और ओडिशा हिल के बीच मौजूद है और इस प्लेन का जनरल एलिवेशन 250 मीटर से 330 मीटर के बीच है, जहां इसका एलिवेशन ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ता जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ प्लेन से जुड़ा हुआ एक प्लेटू सब डिवीजन भी देखने को मिलता है, जिसे कुछ स्कॉलर्स पेनिनसुलर प्लेटू का एक सेपरेटेड डिवीजन भी मानते हैं। सो आइए पेनिनसुलर प्लेटू के आखिरी सब डिवीजन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों मेजरली प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में स्थित दंडकारण्य का जिक्र हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। ये प्लेटू रीजन वेस्ट में अबूझमाड़ हिल से लेकर ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स तक फैला हुआ है। ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट्स का भी कुछ रीजन कवर करता है। ये खिली और हेवली फॉरेस्टेड रीजन है, जहां गोंड, मुड़िया, अबुझमारिया और हलबास जैसी इंडिजिनियस ट्राइब्स रहती हैं। साथ ही धारवाड़ स्टोन सिस्टम के प्रेजेंस की वजह से ये एक रिसोर्स रिच रीजन भी है, जहां बड़ी मात्रा में आयरन और रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं और इंद्रावती यहाँ की मेजर रिवर है, जो आगे जाकर गोदावरी में मिल जाती है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लेक्चर सीरीज का 4th पार्ट समाप्त होता है। हम इस सीरीज के अगले लेक्चर में पेनिनसुलर प्लेटू के हिल रेंजेस के साथ ही साथ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन के 5th डिवीजन यानी भारत के कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी जानेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम भविष्य में आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाते रहें। दोस्तों यह आज का यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन। और यह है यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। आप इन दोनों सवालों का जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।